एक बड़ी जीत हम लोगों ने लड़ाई लड़के हासिल की। यह मेरा सपना लगातार 20 सालों से था, लेकिन मैं जानता हूं कि यह कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। जब हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कहावत है, चोर के लिए ताला क्या, वकील के लिए कबाला क्या। आप कोई भी कानून बना दें, उसका इम्प्लीमेंट हमारे देश में कहाँ होता है। हमारा संविधान एक गीता का, रामायण का ग्रंथ है, बाइबल का ग्रंथ है। वह स्वच्छ मंदिर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक खूबसूरत संविधान बनाया जिसमें वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता का दर्शन दिया। सबके लिए न्याय, सबको जीने और मुस्कुराने और खुशियों की एक नैसर्गिक ऊर्जा। लेकिन क्या हुआ, उस संविधान को चलाने वाले लोग जब अच्छे नहीं हुए तो संविधान रद्दी की टोकरी में चलता चला गया। हम लगातार हॉस्टल के बारे में चर्चा करते थे और हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्टल और हॉस्पिटल एक ही संस्कृति और संस्कार और एक ही अक्षर के दो पहलू। हॉस्पिटल के कुकर्म को शायद आप नहीं जानते या जानते ही हैं। हर घर से 5, 2, 3 लोग बीमार पड़ते हैं। आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। हॉस्टल के गाइडलाइंस के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के, जिम्मेदारी के बारे में मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। और मैं अपनी बेटी की सुरक्षा और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता बचपन से नहीं किया। मैं अपने बेटी के मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। अपनी माँ बहनों के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं मानता हूं कि पूरी पश्चात संस्कृति हमारे देश और हमारे बिहार में आगे बढ़ गई। ये होगा जिस तरीके से हम एआई, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पूरी दुनिया को मुट्ठी में कैद करती जा रही है। वहाँ हमारे भी देश के बच्चे बच्ची अछूता नहीं रहेंगे। अब सवाल उठता है कि हम उसको किस दृष्टि से लेते हैं, देखते हैं। उसका सकारात्मक पहलू है, उसका नकारात्मक पहलू है। निगेटिविटी भी है, पॉजिटिवनेस भी है। हमारे बच्चे में पॉजिटिवनेस भी है, निगेटिविटी। आप जिधर हमारे बच्चे बच्चियों को ढालना चाहिएगा वैसे ढल जाएगा। अनुशासन जितना सख्त होगा, कानून जितना लागू होगा, हमारे भीतर में एक इकबाल होगा, एक डर होगा। मैं चाहता हूं कि एक डर हो, एक इकबाल हो हर कीमत पर। मेरी इच्छा है कि हर परिस्थितियों में गलत आदमी के मन में एक डर और भय रहना चाहिए, और हमारे बच्चों के भीतर भी डर होना चाहिए कि हम कोई गलत स्टेप ना लें। और माता पिता को भी चाहिए कि उनकी दोनों आंख खोल के अपने बच्चों के उस उम्र तक, जब तक हमारे बच्चे खुद आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, तब तक उनकी नजरें अपने बच्चों पर है। आप ये जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते हैं कि हमारे बच्चे कोटा चले गए, दिल्ली चले गए और मैं स्वतंत्र हो गया। ये सही नहीं है। आप जहां भी रहिए, अपने बच्चों पर अपनी निगाहें रखिए। मैं हॉस्टल के मामले में जानता हूं, मैं कई बार कहा हूं कि आपको एक मर्यादा, एक संस्कृति का ध्यान रखना पड़ेगा, मूल्यों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो ये सही नहीं है। हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है। मैं फिर कह रहा हूं कि दोस्त होना गलती नहीं है, वो रहेगा, वो रहना भी चाहिए, वो स्वाभाविक, वो
हमारे जीवन का वैज्ञानिक आध्यात्मिक दर्शन भी, और हमें उसको गलत नहीं मानना चाहिए। दोस्त, अच्छा दोस्त गलत नहीं होता है। क्लासमेट होता है, लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, जीने मुस्कुराने के लिए सब कुछ होता है। स्वाभाविक है, जब हम दूर रहते हैं तो एक अच्छे भाई के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में हम किसी को अपने साथ शेयर करते हैं, कभी नाश्ता करते हैं, कभी कॉफी पीते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये गलत नहीं है। मैं यह भी कहता हूँ कि आप प्यार और प्रेम करना भी गलत नहीं है। मैं बहुत इस मामले में मैं बेतुकी बात नहीं करूंगा कि बच्चों पर इस तरह के अंकुश या इसी तरह की बातें, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारा अपना भविष्य है और आने वाले समय में हमारे भी परिवार है। इसीलिए कोई मेरी बच्ची पर, बच्चों पर गलत निगाहें रखे, दृष्टि रखे, और हमारे बच्चियों के कुछ कमजोरियों के कारण हमारी बच्ची किसी नेता, पदाधिकारी, पुलिसिया, कुचक्र और माफियाओं के और रसूखदार लड़के बच्चे के चक्र में फंस जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये जो गिद्ध दृष्टि है, ये जो दरभक्षियों की, ये जो ये नहीं चलेगा। और मैं मानता हूं कि लगभग जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, गरीब लोग हैं, उसकी मानसिकता अपने जीने खाने में है। ऐसा नहीं है कि नहीं मानता हूं कि उसके बच्चे गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं ये जो पैसे वाले रसूखदार लोग हैं, जिसको अकूट लूट के पैसा कमाता है, पैसे की कमी नहीं रह गई है। पैसे कमाने के बाद और गलत आदतों के बाद वो क्या करेगा? जब हम पॉर्न देखेंगे, मैं कई बार कहता हूं, तो बहुत सारे लोग हमें गाली देने लगते हैं। पहली बार विधायक, एमएलए, एमपी बनने वाले लोग भी, और किसी तरह अनुकंपा पर बन जाने वाले एमएलए, एमएलसी भी अच्छा अच्छा गाली देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अब आप ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है, सूरज पर आप थूक फेंकते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई बार कहा कि एक बाज बहुत शक्तिशाली पक्षी होता है, उसके पीठ पर कौवा बैठ के चोंच मारता रहता है, बाज चुपचाप रहता है, उसका जवाब नहीं देता। यदि वो जवाब दे तो एक पंख से कौवा मर सकता है, लेकिन बाज उड़ता हुआ चला जाता है बहुत ऊंचाई पर, और बहुत ऊंचाई जाता है जहां के बाद कौवा सांस लेना बंद कर देता है, उसकी उससे ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होती है और वो मर जाता है। बाज उड़ते हुए बहुत ऊंचाई की ओर चला जाता है, जिसको कोई देख नहीं पाता है। तो मुझे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। या मैं कई बार कहता हूं कि 10% नेता की बात करता हूं। बहुत देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने कल एक कानून लाया, लॉ लाया, जो पप्पू यादव की लड़ाई थी कि हॉस्टल में सीसीटीवी, वार्डन, ये और वो, पुलिसिया वेरिफिकेशन, कोई मर्द नहीं जाएगा, कोई जेंट्स नहीं जाएगा, उसके लिए अलग ऑफिस होंगे। तो एक नया संशोधन लाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इसमें हम सब लोग, जो लोग लड़े, और ये मेरी लड़ाई थी, मैं व्यक्तिगत कर रहा हूं, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, और ये जीत बिहार के बच्चे और सबकी है। इसको और मजबूती से हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन जब मैं कोई बात करता हूं कि कैसे बचेंगे, हमारी संस्कृति, हम हमेशा कहते हैं कि कानून बनाने वाले, कानून चलाने वाले, और जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है। यदि वो मजबूत हो जाए, जैसे पंजाब में रिवर ओ थे, या आप चले जाइए त्रिपुरा, मानिकचंद सरकार को याद कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। दुनिया आदमी ही चेंज करता है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा कि बाय द वे, किसी दिन हमारी सरकार, या मेरे स्वभाव से कभी मेरे साथ से कोई सरकार बनी, मुझको नहीं पता क्या होगा भविष्य में, क्योंकि लोग भविष्य की बात अभी ही करने लगते हैं। यदि कभी हुआ तो निश्चित रूप से मैं रात के 2 बजे
लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल को सरकारीकरण कर दूंगा, उसमें उसकी भी हिस्सेदारी होगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे इंदिरा जी ने सभी बैंकिंग का निजीकरण किया था, सरकार के साथ कर दिया था, और सभी राजघराने को उन्होंने पूरी की पूरी, सरदार पटेल ने जिस तरीके से भारत के साथ मिलाया, भारत के संविधान और भारत की परंपराओं के मुताबिक, वह कठोर निर्णय थी, लेकिन वह निर्णय आम आदमी के बैंकीकरण का जो निजीकरण था उसको आम आदमी के लिए बनाया गया, वो सही था। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ये गंदगी शुरुआत ऊपर से होती है। कल पुलिस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसकी क्या जरूरत? मुझे समझ में नहीं आया, इतने दिनों के बाद पुलिस कहती है हाँ मैंने स्पर्म मिले। पुलिस का कहना है कि स्पर्म मिले, तो किसका स्पर्म था? भाग गए, पुलिस से पूछा गया तो वो भाग गए। जब आपने सीबीआई इंक्वायरी दे दिया तो क्या कहना चाहते थे आपसे? एक तो आपने सभी पत्रकार जी को, लोगों को जाने नहीं दिया कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है। जो लोग आपसे पूछेंगे वो मान्यता प्राप्त नहीं होगा, उससे आप भागते हैं, और आप हमेशा पुलिसिया जुल्म करते हैं, पुलिसिया अंदाज में बात करते हैं। सबका एक दिन आता है, कोई बचता नहीं है, सबकी खबर है, घर घर की कहानी है। यदि किसी को यह लगता है कि आप सुपर पावर हो गए हो या आप बिल्कुल अंतिम व्यक्ति हो, तो कहीं न कहीं कोई न कोई घटना से नहीं बचोगे, चाहे वो एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, चाहे कोई नेता हो। आप अपने को नॉर्मल रखिए और विनम्र रखिए। कोई भी हम हो या कोई संस्था की आलोचना करता है, व्यक्ति की नहीं। यदि अभिनव जी आपको लगता हो, या पटना एसएसपी साहब कार्तिकेयन जी आपको लगता हो कि पप्पू यादव की आलोचना व्यक्तिगत है, तो मैं तो आपको ईमानदार भी कहता हूँ, मैं डीजी साहब को ईमानदार भी कहता हूँ। लेकिन ईमानदारी का मतलब सिर्फ लेना देना नहीं है, ईमानदारी का मतलब पैसा ही नहीं है। ईमानदारी का मतलब जाति के जहर में भी यदि मैं इन्वॉल्व हूँ तो मैं ईमानदार नहीं हूँ। यदि मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता हूँ और किसी सरकार से प्रभावित हो जाता हूँ तो मैं ईमानदार नहीं हूँ। मैंने कई बार इस बात को कहा कि ईमानदारी का मतलब है कि होल कैरेक्टर, होल आचरण, होल चरित्र। मुझ में भी कोई खामियां हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। लेकिन मेरी कोशिश होती है गलतियां एक बार हो, दोबारा नहीं हो।